हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 10 फरवरी और आज की करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं संघाई स्पिरिट। ये टर्म काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे राफा बॉर्डर क्रॉसिंग के बारे में। इसके साथ ही पीएम विकास स्कीम के बारे में देखेंगे। जॉब्स लीग ये काफी चर्चा में है, हम देखेंगे ये क्या है। देन इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है इनके मध्य कुछ अग्रीमेंट्स हुए हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे पिलू एआई प्लेटफॉर्म के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे परीक्षा पे चर्चा 2026 के बारे में। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संघाई स्पिरिट। यहाँ पर संघाई स्पिरिट जो टर्म है ये काफी चर्चा में रहा है और उससे ही संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द कोर फिलोसफी ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकंड, it emphasizes mutual trust, mutual benefit, equality, and respect for the diversity of civilization. And third, it promotes the pursuit of common development. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि संघाई स्पिरिट से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। द संघाई स्पिरिट is the foundational ideological framework that distinguishes the SCO from other regional blocs. So it is defined by the values of mutual trust, which aims to reduce military tensions, mutual benefit focusing on economic integration, and equality, ensuring that large and small nations have an equal voice in decision making. Furthermore, it explicitly calls for respect for the diversity of civilizations, acknowledging that the member states have vastly different political systems, religions, and cultural histories. The pursuit of common development focuses on non interference and collective prosperity. This philosophy is intended to provide a model for international relations that moves away from Cold War era bloc thinking and toward a multipolar cooperative security framework. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा ये जो संघाई स्पिरिट है ये एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है एससीओ का। एससीओ की बात करें तो ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है 10 मेंबर स्टेट्स का। और ये फोकस करता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को। आप ध्यान रखेंगे एससीओ को फॉर्म किया गया था 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। वर्तमान समय में एससीओ के जो मेंबर कंट्रीज हैं अगर हम उनकी बात करें तो ये कंट्रीज हैं बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। आप ध्यान रखेंगे लेटेस्ट जो कंट्री इसमें ऐड हुई है वो है बेलारूस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राफा बॉर्डर क्रॉसिंग। जो राफा सीमा पारगमन है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज द ओनली क्रॉसिंग पॉइंट बिटवीन द गाजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। Second, it is situated along the historic Philadelphia corridor. And third, the European Union Border Assistance Mission has historically played a monitoring role at this crossing. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है।
आपको बताना है राफा बॉर्डर क्रॉसिंग से संबंधित यहाँ पर कितने या कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं the Rafah border crossing is strategically unique as it is the only exit point from the Gaza Strip that does not lead into Israel, connecting Gaza directly with the Egypt's Sinai Peninsula. So it is located at the southern tip of the Gaza Strip along the Salah al-Din corridor, a narrow strip of land that has been a focal point of security and geopolitical negotiations. So, historically, following the 2005 Israeli withdrawal from Gaza, the crossing was managed by the Palestinian Authority with a neutral third party presence provided by the European Union Border Assistance Mission under the Agreement on the Movement and Access. So, the crossing is a vital humanitarian lifeline for medical evacuations and aid. Its reopening in 2026 under international monitoring and Israeli security oversight is a key part of the regional ceasefire efforts. So, it remains a sensitive site due to its role in controlling the movement of people and goods independently of the Israeli controlled terminals like Erez or Kerem Salom. सो आप ध्यान रखेंगे ये जो राफा बॉर्डर क्रॉसिंग है इसको 2026 में रीओपन किया जा रहा है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry is the nodal ministry for the implementation of the प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम या पीएम विकास स्कीम जो है इसको लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। आपको बताना है कि पीएम विकास जो स्कीम है इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। आप यहां देख सकते हैं So the Union Minister of Minority Affairs informed the Rajya Sabha about the Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan scheme, and PM Vikas is a central sector scheme launched in 2025. It focuses on the socio-economic empowerment of 6 notified minority communities. So ये जो 6 minority communities हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये हैं मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरास्ट्रियंस जिनको हम पारसीज के नाम से जानते हैं। So the scheme aims to ensure inclusive growth for minority and artisan communities, especially youth and women. The Ministry of Minority Affairs is the nodal ministry for the implementation. So it promotes skill development through need-based training and employment support. And the scheme preserves cultural heritage by promoting traditional art, craft, literature, and manuscript. This scheme also provisions to facilitate credit linkages by connecting beneficiaries with the loan programs offered by the National Minorities Development and Finance Corporation. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Jobs Lee was recently seen in the news. What does it refers to? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा ये जो टर्म है जॉब्स ली ये
किस बात को संदर्भित करता है या इनमें से किससे संबंधित है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड करियर प्लेटफॉर्म फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। सेकंड, इंडियाज फर्स्ट नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल। थर्ड, इंडियाज फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर मेडिकल रिक्रूटमेंट या फिर इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन डिजिटल हॉस्पिटल नेटवर्क। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहा जो जॉब्सली है ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड करियर प्लेटफॉर्म है फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। आप देख सकते हैं जॉब्सली इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड करियर प्लेटफॉर्म एक्सक्लूसिवली फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। So it supports doctors, pharmacists, dentists, physiotherapists, and allied healthcare workers. And the platform focuses on regulatory compliance, credential verification, and role specific healthcare jobs. So it aligns with the Skill India Digital Hub to promote verified employment opportunities. स्किल इंडिया डिजिटल हब की बात करें तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनिशिएटिव है फॉर द डिजिटल स्किलिंग एंड एम्पावरमेंट, जिसका उद्देश्य है टू कनेक्ट स्किल्ड प्रोफेशनल्स विद द वेरीफाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल साइंड द terms of reference for negotiations on a proposed free trade agreement in February 2026. So the Gulf Cooperation Council comprises how many member countries? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और जो खाड़ी सहयोग परिषद है उसने फरवरी 2026 में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत के संदर्भ में शर्तों जो TOR है सो उससे संबंधित कुछ शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है कि जो खाड़ी सहयोग परिषद है उसमें कितने सदस्य देश शामिल हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 9 या फिर 11। सो बेसिकली आपको यहां पर बताना है कि जो GCC है उसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसमें 6 मेंबर कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं India and Gulf Cooperation Council signed the term of reference for negotiations on a proposed free trade agreement at वाणिज्य भवन न्यू दिल्ली। सो GCC की बात करें तो ये एक रीजनल ब्लॉक है जिसकी 6 कंट्रीज मेंबर्स हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 61.5 मिलियन पीपल एंड द रीजन हैज कंबाइंड GDP ऑफ अप्रोक्सीमेटली $2.3 ट्रिलियन, रैंकिंग 9th ग्लोबली। So the GCC is a major trading partner and source of foreign direct investment for India. आपने देखा कि GCC में 6 मेंबर कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज हैं सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान। और इसको स्टैब्लिश किया गया 1981 में टू प्रमोट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। So this council plays a critical role in global energy markets due to large oil and gas reserves. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of India's first voice-based billing and accounting AI agent designed specifically for small and medium businesses launched in February 2026? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग AI एजेंट का नाम क्या है जिसे विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए डिजाइन किया गया है।
और ये फरवरी 2026 में यानी कि हाल ही में लॉन्च किया गया है। सो आपको बताना है कि भारत का जो पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एआई एजेंट है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं पिलू एआई, व्यापार एआई, लेजर जीपीटी या फिर खाता बुक वॉइस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका नाम है पिलू एआई। आप देख सकते हैं पिलू एआई, India's first voice-based billing and accounting AI agent, was launched by the Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu. So it enables users to create invoices, record transactions, and fetch reports using voice commands in native languages. So the platform is designed to simplify financial management without requiring accounting expertise. And the launch aligns with India's and Andhra Pradesh's vision of digital growth and ease of doing businesses. वॉइस बेस्ड एआई इन अकाउंटिंग की बात करें तो इट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू कन्वर्ट स्पीच इनटू फाइनेंशियल एक्शंस. So it reduces dependency on manual bookkeeping and complex software, and also it is beneficial for small and medium enterprises with the limited resources. सो आप ध्यान रखेंगे भारत का पहला वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग एआई एजेंट जो है उसका नाम है पिलू एआई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In February 2026, which edition of Pariksha Pe Charcha was held, marking its first ever multi-location nationwide engagement? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2026 में परीक्षा पे चर्चा पर कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर पहली बार कई स्थानों पर आयोजित होने का एक प्रतीक है। यह ऐसा पहली बार है जब ये एक साथ कई स्थानों पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ या फिर 11th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो 2026 में जो परीक्षा पे चर्चा आयोजित की गई ये 9th एडिशन है। आप देख सकते हैं The ninth edition of Pariksha Pe Charcha was held on 6th of February 2026, marking the first ever multi-location nationwide engagement. So this event was held on 6th of February and introduced a multi-location format for the first time. Besides Delhi, the program was conducted in Coimbatore, Raipur, Devmogra and Guwahati. So the initiative aims to reduce exam stress and promote holistic well-being in the line with NEP 2020. परीक्षा पे चर्चा ये एक एनुअल इंटरैक्टिव प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया है प्रधानमंत्री जी ने। सो इट फोकसेस ऑन एड्रेसिंग एग्जाम स्ट्रेस एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।